हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, कल तक मैं आपको सहकारी बैंक तक कंप्लीट करा चुकी हूं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल मैं आपको बैंक के जितने भी वर्क हैं जितने भी हमारे फंक्शंस है, जो भी उसका मीनिंग है, वो सब मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। और इसमें जो मैंने आपको ओवरऑल पढ़ाया है वो है हमारे रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के जो कार्य है। ठीक है, सहकारिता बैंक में आपके सिर्फ और सिर्फ अंतर आ सकते हैं या फिर आएगा उसका अर्थ, इससे अलग उसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। और आज जो हमारा है, आज हमारा उपयोगिता ह्रास नियम यानी कि लॉ ऑफ डायमेंशन यूटिलिटी पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जैसे जैसे हम किसी एक ही संतुष्टि की एकाधिकार मात्रा को प्राप्त करते रहते हैं, वैसे वैसे उसमें कमी होती जाती है और अंततः पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो ये डेफिनेशन ये दी थी हमारी एच गोसेन ने। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, इस नियम का उल्लेख सर्वप्रथम जर्मनी अर्थशास्त्री एच गोसेन ने आवश्यकताओं की संतुष्टि के संबंध में किया था। यानी कि देखो, किसने किया था सर्वप्रथम? जर्मनी के थे एक अर्थशास्त्री एच गोसेन ने। किसने? एच गोसेन ने इसके ऊपर बात की थी। ठीक है, यही कारण है कि इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। याद रखना, ये छोटी छोटी थ्योरी बहुत काम की होती है। किस लिए कहा जाता है इसे प्रथम नियम? क्योंकि किस लिए से गोसेन का प्रथम नियम कहता है? क्योंकि इसके ऊपर जो वार्तालाप की थी, जो इसके ऊपर एक तरह से अपनी ओपिनियन दिया था, वो किसने दिया था? एच गोसेन ने दिया था। ठीक है, इसी तरीके से इसका मीनिंग समझते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ क्या होता है? ठीक है, एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एच गोसेन ने बोला था, परंतु ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे विलियम स्टेनले जेम्स प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण संबंधी विषयों पर नियम के प्रभाव का उल्लेख बनाया था। यानी कि ये नियम हमारे जीवन को, हमारे जो रियल लाइफ में इफेक्ट कैसे डालता है, ये बात का जो उल्लेख किया था वो किसने किया था? विलियम स्टेनल जेम्स ने। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो वस्तु जो हमारी, अब देखो आप अब क्या करोगे? आप जैसे आपने जैसे 10th कर ली, उसके बाद आप सोचोगे अब मैं 12th करूंगा। ओबियसली ये तो खैर रूल्स है, लेकिन उससे अलग फिर आपकी और डिमांड बढ़ेगी। आप सोचोगे कि मैं ये कोर्स करूंगा, फिर जैसे चलो आप किसी और आवश्यकता पर ले लेते हैं हम। जैसे आपको कोई कपड़े खरीदने हैं न्यू, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो कपड़े आप बस आज खरीद लिया, अब आप कभी कपड़े नहीं खरीदोगे। फिर आपकी कुछ और आवश्यकता बढ़ेगी। आप शूज खरीदोगे, आप टाई खरीदोगे, आप बेल्ट खरीदोगे, आप बैग खरीदोगे। इस प्रकार ना हमारी जो आवश्यकता होती है ना वो असीमित होती है। ठीक है, हम पैसा कमाएंगे, फिर हम जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारी और आवश्यकताएं बढ़ती रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार तो जो आवश्यकताएं होती है, जो नीड होती है, वो कभी हमारी कम नहीं होती, वो असीमित होती है और कोई सीमित दायरा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने ये वस्तु अब खरीद लिया तो वो लाइफ टाइम बस वही चलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर वस्तु ना नाशवान होती है, उसका आप यूज करोगे, वो ऐसे उसमें ह्रास लगता जाएगा और वो वस्तु एक दिन अपनी उपयोगिता से बाहर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारी आवश्यकता होती है, इसी कारण ये असीमित होती है और जो इसके प्राप्त करने के संसाधन होते हैं ना वो सीमित होते हैं, वो हमारे ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप देखो, आपकी सैलरी 8,000 है ना, और आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपनी सैलरी से ही सब कुछ खरीद सकते हैं, क्योंकि वो सीमित है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन तो सीमित हैं, बट जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, परंतु इनमें से प्रत्येक को किसी समय विशेष पर संतुष्टि किया जा सकता है। आवश्यकताओं के इसी लक्षण पर उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको भूख लगी, ठीक है, आपने बर्गर खा लिया, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए तो शांत हो गए ना, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि अब आपको कभी भूख ही नहीं लगेगी, है ना। तो जैसे देखो, आपकी आवश्यकता है किसी चीज की और आपने वो उस टाइम पर कंप्लीट कर ली, अपनी किसी चीज को आपने परचेस कर लिया जिस चीज की आपको आवश्यकता है, तो थोड़े टाइम के लिए ही आप शांत तो हो जाओगे ना।
तो यही है इसमें कि उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। परंतु उनमें से प्रत्येक को किसी समय विशेष पर संतुष्ट करना, समय पर, जैसे आपको आपको सर्दी लग रही है ना, और उससे बचने के लिए आपने स्वेटर खरीद लिया, तो स्वेटर आपको क्या करेगा, सर्दी से बचाएगा। तो उसने क्या किया, आपको संतुष्ट कर दिया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे ही हम उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। यानी कि हमारी उपयोगिता का एक तरह से ह्रास, बताऊं किसे कहते हैं, ह्रास कहते हैं किसी चीज को माइनस करना, ठीक है, किसी चीज का एक तरह से कोई चीज कम होना, है ना। तो आपकी उपयोगिता उस टाइम पर कम हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि भाई आपने उपयोगिता के लिए सामान खरीद लिया अपना, समझ गए। जैसे कि भाई तुम जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, और तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी हुई है, तो तुम्हें किस चीज की नीड है उस टाइम, पानी की नीड है ना, पानी की नीड है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, एक बोतल पानी खरीद लोगे, तो तुम क्या करो, तुम्हारी क्या हो जाएगी, उस टाइम प्यास बुझ जाएगी, तो तुम्हारी उपयोगिता पानी के लिए खत्म हो गई उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। फिर आगे जाओगे, फिर तुम्हें भूख लगेगी, फिर तुम खाना खाओगे, तो तुम्हारी उपयोगिता खाने की है, तो तुम्हारी उसमें से उपयोगिता को कम कर दिया गया खाने के थ्रू, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम जब कोई वस्तु की उपयोगिता करते हैं, या सॉरी, हम किसी वस्तु को उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी चीज की नीड होती है जब हमें, और उसके लिए हम कोई वस्तु खरीद लेते हैं, कोई वस्तु यूज कर लेते हैं, तो हमारी उपयोगिता कम हो जाती है, ठीक है। उसे ही कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। अनुभव से यह बात स्पष्ट हो गई है कि प्रारंभ में किसी उपभोगकर्ता प्रारंभ में किसी मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता कितनी ही प्रबल क्यों न हो रही हो, जैसे जैसे उस वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता है, उसकी प्रबलता घटती जाती है। इस क्रम में उस व्यक्ति के उपभोग से प्राप्त होने वाला तुष्टि गुण भी घटता जाता है। अंत में एक समय ऐसा आता है जब वह आवश्यकता पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है और उसकी प्रबलता समाप्त हो जाती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के उपभोग से प्राप्त होने वाला तुष्टि गुण भी शून्य हो जाता है और वह मनुष्य उस वस्तु का उपभोग करना बंद कर देता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी समय कोई व्यक्ति जैसे जैसे किसी वस्तु को अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है, उसकी उस वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता घट जाती है। उस वस्तु की उपरोक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाले तुष्टि गुण भी क्रमशः घट जाता है। शास्त्र में तुष्टि गुण अथवा उपयोगिता के घटने की इस प्रवृत्ति को उपयोगिता ह्रास नियम या ह्रासमान सीमांत नियम, तुष्टि गुण ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता का क्रमागत ह्रास नियम भी कहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, यानी कि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, कुछ समय के लिए जब आप किसी वस्तु से संतुष्ट हो जाते हो, तो एक समय बाद ना आपके लिए वो वस्तु जो वेस्ट हो जाती है, उसका आपके जीवन में उपयोग नहीं होता। बट इसमें ना थोड़ा ना मैं इस बात से सहमत नहीं, उसमें ये बताया गया है कि आवश्यकता घटती जाती है। देखो एक बात बताओ, आपने कोई चीज खरीदी है ना, आपको उस टाइम पर उसकी आवश्यकता है, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है ना फ्यूचर में आपको उसकी नीड ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई स्वेटर लिया है आपने, है ना, तो वो स्वेटर आप काफी दिन से पहन रहे हैं, काफी दिन से पहन रहे हैं, है ना, तो अब फिर क्या होगा, तो वो स्वेटर अब घिस चुका है ना, तो अब आपका मन नहीं करेगा उसे पहनने का, ठीक है। आपका जब उसे मन नहीं करेगा तो आप उसे वेस्टेज कर दोगे और आप उसे खत्म कर दोगे। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी आवश्यकता खत्म हो गई। भाई सर्दी तो आगे भी आएगी, सर्दी तो आपको आगे भी लगेगी, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगी कि वस्तु की जो उपयोगिता है वो खत्म हो चुकी है, बट हमारी आवश्यकता नहीं खत्म हुई, क्योंकि सर्दी आगे आएगी, हम दूसरा खरीदेंगे, वही उपयोगिता हम दूसरे वस्तु के साथ करेंगे और फिर हम उसका उपयोग करेंगे और उसको हम हटा देंगे। यानी कि यहाँ पे उपयोगिता का ह्रास नियम लग गया, उसकी उपयोगिता वस्तु की कम हो गई, ठीक है। इसे इस तरीके से। अच्छा, इसके क्या क्या नाम है, आपसे यदि पूछा जाए कि इसके क्या क्या नाम है, तो इसके नाम है तुष्टिगुण ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता का क्रमागत ह्रास नियम, ह्रासमान सीमांत
नियम या फिर उपयोगिता ह्रास नियम, तो मैंने आपको इसका बताया। यानी कि इस तरह से ना वस्तु की उपयोगिता पर एक लिमिटेशन लग गई है, एक दायरा लग गया है कि भाई अब तुम्हें हो गया तुम्हारा, अब हम तुम्हें यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, कभी कभी ना वस्तु में ह्रास मतलब कि इसलिए भी हम उसका यूज नहीं करते, हमारा मन भर जाता है उससे, वो ठीक होती है बट हमारा मन भर जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषाएं क्या है। भाई प्रोफेसर मार्शल के अनुसार पढ़ लेना, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार तो जरूरी पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होता है इसका, इस वाले इनका नाम का, सॉरी इसका नहीं है ना। चलिए अब हम देखो, अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है जब आपके पास वस्तु की अधिक मात्रा हो जाएगी ना, तो किसी एक पर्टिकुलर वस्तु की जो उपयोगिता है वो कम हो जाएगी आपके जीवन में, ठीक है। जैसे यदि आपके पास एक स्वेटर है ना, और आपने वो यूज कर लिया और तभी आपकी मम्मी एक और स्वेटर ले आई आपके लिए, तो आपके पास दो दो स्वेटर हो गए, तो कहीं ना कहीं जो पहला स्वेटर है आपका उसकी ना उपयोगिता कम हो जाएगी, क्योंकि अब आप दो दो पहनेंगे, है ना। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं, बहुत सारा खाना है आपके पास, ठीक है, तो आप खाने में क्या करेंगे, आप खाना सिर्फ और सिर्फ अपनी लिमिटेशन के हिसाब से खा सकते हैं, जितनी आप दायरा रखते हैं, ठीक है, मतलब कि जितनी आपकी कैपेसिटी है खाने की, इतना ही आप खा सकते हैं। इस तरीके से मैं कह सकती हूँ आपको कि जो वस्तु होती है ना, जितनी उसकी मात्रा बढ़ेगी ना उतनी उसकी उपयोगिता घट जाएगी, ठीक है। चलिए, अच्छा फाइनली जो हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि उपयोगिता ह्रास नियम की उचित परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, यदि अन्य बातें यथास्थिर रहें तो किसी भी वस्तु की प्रत्येक इकाई अपने से पहले वाली इकाइयों से कम उपयोगिता अथवा तुष्टि गुण प्रदान करती है। यानी कि तुष्टि गुण होते हैं संतुष्टि, है ना, कि उसकी जो संतुष्टि है वो इतने प्रदान नहीं करेगी, इतने पहले वाली करेगी, ठीक है, इस तरीके से होता है। यदि मैं आपको इसे और डिफाइन करके बताऊं ना, जैसे आपको भूख लगी है, आपने पिज्जा खाया, ठीक है, और आपका तभी आपका कोई कजन या आपका भाई एक और पिज्जा ले आया, है ना, बट आपने उसे इतना खा नहीं पाओगे, उसकी उपयोगिता यहाँ पे घट गई, क्यों? क्योंकि कहीं ना आपका पेट फुल हो चुका है, आप छक चुके हो, तो इसीलिए एक वस्तु ना दूसरी वस्तु की उपयोगिता पे ना इफेक्ट डालती है। तो हमारी जो उपयोगिता है ना वो ना हर चीज से इफेक्ट होती है, हमारी नीड की वजह से, दूसरी वस्तु की वजह से, इस तरीके से ना किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता होती है ना वो ना एक दूसरे से इफेक्ट होती है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। चलिए, जैसे यहाँ पे मैं इन्होंने देखो डायग्राम के हिसाब से बताया ना, जैसे प्रथम रोटी खाई, द्वितीय रोटी खाई, तृतीय रोटी, चौथी रोटी, फिर पांचवी रोटी में ना, और छठी व सातवीं रोटी, यानी कि ओवरऑल जो इनका यूज है वो थोड़ा कम हो गया। मैंने जैसा कि अभी आपको मैंने इसमें आपको उदाहरण जो दिया है वो पिज्जा का दिया है, सेम ही है ये, है ना। चलिए, तो यदि मैं बात करूं, देखो जो उसकी पहली रोटी है, यदि वो बहुत भूखा है भाई, वो पहली रोटी खाएगा तो जो तुष्टि गुण होगा वो 10 होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो उस टाइम पर छका हुआ है, उसे पूरी तरीके से संतुष्ट करेगी। फिर दूसरी रोटी की बात करूं तो वो थोड़ा उससे कम आ जाएगा, है ना, क्योंकि भाई वो थोड़ा सा छक चुका है, अब उसका पेट थोड़ा भर चुका है, तो दूसरी रोटी आएगी तो थोड़ा और कम हो जाएगी उसकी उपयोगिता। फिर यदि मैं तीसरी रोटी की बात करूं, थोड़ी और कम हो जाएगी, है ना, निरंतर कमी आ रही है, इसमें ना कमी आती जाती है, क्योंकि जो हमारी उपयोगिता है वो पहली वस्तु में ही कंप्लीट हो चुकी है। पहली जो वस्तु होगी तो उसे ना हम इस तरीके से करेंगे जैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजेबल है, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके पास चौथी रोटी आई, फिर तुष्टि गुण घट गया, फिर पांचवी रोटी आई, फिर तुष्टि गुण घट गया, छठी रोटी में वो छक चुका, अब भाई वो उसको चाहिए नहीं, बस वो है तुमने थोड़ा भाईचारे में खिला दिया, बट उससे होगा कुछ नहीं उसका, वो तो क्योंकि पहली रोटियों में, क्योंकि वो 5 रोटी में ऑलरेडी छक चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। फिर सातवीं रोटी तो माइनस तुष्टि गुण देगी, चाहे उसे खिलाओ मत खिलाओ, यानी कि जो बाद की 2 रोटियां हैं वो तो चाहे तुम इसे खिलाओ ना खिलाओ, नोट इट, इसमें कोई इफेक्ट डलता ही नहीं इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है वस्तु की जैसे जैसे मात्राएं बढ़ेगी ना
तो जो हमारा तुष्टि गुण होता है वो भी हमारा कम होता चला जाएगा। तो ये डायग्राम है इस तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम की जो मान्यताएं हैं, प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई परिभाषाओं अन्य बातें समान रहे तो वाक्यांश बड़ा महत्वपूर्ण है। यह उक्त नियम की अनिवार्यता शर्तों की ओर संकेत करता है, अर्थात यह नियम तभी लागू होगा जब निम्न बातें विद्यमान रहे। अन्य बातें समान रहने का मतलब है जो कुछ बातें हैं अगर ये सिंपल रहे, है ना, यथावत रहे। उपभोग में निरंतरता, उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने की सबसे पहली और सबसे आवश्यक शर्त यह है कि वस्तु के उपभोग किसी एक ही समय पर लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रोटी सुबह खाएं तो दूसरी शाम। इसका मतलब पता है क्या है कि भाई देखो, तुम्हें भूख लग रही थी, तुम्हारे भाई ने तुमको एक रोटी दे दी, है ना, तुम उससे पूर्णतः संतुष्ट हो गए, पर पूरी तरह नहीं हुए। तुम पहली रोटी में तुम पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। अभी तुम्हें नीड है एक रोटी की, फिर तुम्हारे भाई ने एक रोटी दे दी, ठीक है। अब तुम थोड़ा थोड़ा तुम्हें और नीड है एक रोटी की, फिर एक और दे दी, थोड़ी थोड़ी है भाई, तुम ओवरऑल 5 रोटी में छक गई, उसके बाद नहीं तुम्हें जरूरत, है ना। बट अगर ये रोटी तुम्हें अलग अलग टाइम पर दे, जैसे एक तो तुम्हें सुबह दे दी, एक फिर तुम्हें दोपहर दे दी, एक फिर तुम्हें शाम को दे दी, फिर एक अगले दिन दे दी, अगर ये 5 की 5 तुम्हारे मतलब कि तुम्हें 5 की 5 अलग अलग समय में दिए टाइम पे, तो तुम उसकी जो संतुष्टि होगी ना वो 10 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें भूख लग रही थी सुबह, तुम्हें एक रोटी दे दी, ठीक है। अब तुम्हें 5-6 घंटे बाद फिर से भूख लग गई, इतनी लग गई जितनी सुबह लग रही थी, फिर तुम्हें दूसरी रोटी दे दी, तो उसकी जो संतुष्टि होगी ना तो वो भी 10 ही रहेगी। और फिर 5 घंटे बाद फिर दे दी तो उसकी संतुष्टि भी 5 ही रहेगी। बट अगर ये तुम्हें एक साथ दी जाए तो घट जाएगी तुम्हारी संतुष्टि। यदि एक एक करके टाइम करें इनमें, बहुत ज्यादा लंबा समय ले बीच में, तो फिर तो भाई बिल्कुल प्रॉपर रहेगी। तुम्हें भूख लगी है, एक रोटी दो, फिर दोबारा से भूख लगी है, एक और रोटी दो, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि अगर वस्तु अलग अलग समय पे दी जाए तो उसकी जो उपयोगिता है वो ह्रास नियम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परिणाम व गुण में समानता। उपभोग की, अच्छा उपभोग किसे बोलते हैं? उपभोग इतना वर्ड आया है, उपभोग बोलते किसे हैं? उपभोग बोलते हैं किसी चीज का यूज करना, किसी चीज को कंज्यूम करना। कंज्यूमर हम बोलते हैं, जो इसको खरीदते हैं इसको कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे कि आपने, ठीक है, आपने अभी देखो आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आप पेन लाए होंगे, तो पेन से आपने क्या किया? यूज किया उसको उससे लिखा, ठीक है, तो आपने उस पेन का यूज कर लिया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं उपभोग करना, किसी वस्तु को यूज करना, किसी भी रूप में कर सकते हैं। जैसे बर्गर खरीदो तो आपने उसे खा लिया, तो आपने उसको खाने में यूज किया, ठीक है। जैसे कपड़े हैं, कपड़े लाए तो उसको पहन लिया, आपने उसको कपड़े में पहनने में यूज किया। नए कपड़े लाए हैं किसी भाई की शादी के लिए, तो भाई की शादी हुई, आपने वहां पे उसको पहन लिए, तो वहां पे उसका यूज होगा। तो उपभोग करना होता है किसी चीज को कंज्यूम करना, यूज करना। तो उपभोग की जाने वाली प्रत्येक जो वस्तु की इकाई होती है, इकाई की मात्रा और गुण में अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा उक्त नियम कार्यान्वित नहीं होगा। उदाहरण यदि एक भूखे व्यक्ति की पहली रोटी छोटी होती है, वह जली भुनी होती है, खराब आटे की। देखो इसमें पता है क्या कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर मार्शल जी? भाई तुम्हारी भूख लगी थी, तुमने रोटी ली, ठीक है, पहली रोटी तुम्हें दी, पहली रोटी बहुत अच्छी बनी है, तो तुम्हें तुम्हें क्या क्या संतुष्टि प्राप्त हुई? 10 हुई। दूसरी रोटी में 8 हुई। बट यदि तुम्हें पहली रोटी ही जली भुनी दे दी या बिल्कुल छोटी सी दे दी, एक मतलब कहने का अर्थ ये है आधी रोटी दे दी तुम्हें, ठीक है, या मैं कह दूं खराब रोटी है, तुम्हारे खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तुमने उसे खा तो ली बट है वो ऐसी, तो तुम्हें दे दी, तो तुम्हें ये बताओ तुम उससे संतुष्ट हो जाओगे क्या? होंगे नहीं तुम। तो इसमें ये कह रहे हैं मार्शल जी की जो उनके किसी वस्तु के परिणाम होते हैं, जो उसके वस्तु के गुण होते हैं ना, वे भी सेम होने चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो रोटियां हैं, जैसे 5 रोटियां दी, तो 5 रोटी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर। ये नहीं कि एक रोटी जली फूकी है, एक रोटी ये है, तो वो जो जली फूकी रोटी है वो तो आपकी वस्तु में गिनी ही नहीं जाएगी, वो तो आप रोटी में गिनोगे नहीं, वो तो ये सोचोगे आप ये तो जली हुई थी, तुम्हें खा ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो वो होती है, तो वो इसमें ये कहा है कि जो वस्तु होती है उनमें समानता, जो उनकी मात्राएं समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ये तो इतनी सी रोटी है, फिर ये इतनी बड़ी हो गई, फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये अगर इतनी सी रोटी है फिर तो एक टुकड़े के बराबर है,
इसे तो आप कुछ मानोगे नहीं, तो आप एक बार में खा जाओगे। ठीक है, इस तरीके से। तो जो वस्तु का परिणाम है वह गुण है, वे समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फिर होता है स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य समान हो। स्थानापन्न वस्तु से आशय उन वस्तुओं से होता है जो कि विकल्प के रूप में उपयोग में लाई जाती है। जैसे चाय की स्थान वस्तु, यदि चाय का मूल्य बढ़ जाता है तो वस्तु की मात्रा कॉफी की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब पता है क्या है? अच्छा एक बात है, आपको भूख लग रही है, ठीक है, आपके भाई ने कहा चल तू रोटी खा ले एक, फिर तुमने दूसरी रोटी मांगी, उसने कहा एक रोटी तो है नहीं, कुरकुरा का पैकेट है ये खा ले तू, है ना। तो मतलब तुम्हें ना कहीं ना कुरकुरे और रोटी के बीच में ना अंतर है बहुत ज्यादा। कुरकुरे से पेट नहीं भरेगा, कुरकुरे होते हैं हमारी एक तरह से इच्छा वाली वस्तुएं, ठीक है, सिंपल, जिस जो हम स्वाद स्वाद के लिए खाते हैं, बट आप उसे ना एक तरह से रोटी से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। तो जो कुरकुरे की जगह आप इसके, यानी कि इसका क्या मतलब है कि स्थानापन्न वस्तु, जैसे आपने कहा भाई चाय दे दे, चाय की लग रही है, तो आपके भाई ने क्या किया, कॉफी दे दिया आपको, तो आप और खुश हो जाओगे, अरे वाह बढ़िया बात है कॉफी मिल गई। तो आपकी क्या हो गई, आपकी जो संतुष्टि है वो और मतलब कि उसमें आपकी संतुष्टि पूर्ण तरह संतुष्ट हो गए आप, ठीक है। बट आपने मांगी चाय, आपके भाई ने दिया पानी, तो पानी और चाय में तो बहुत अंतर है। पानी तो सिंपल होता है, तो आपकी संतुष्टि उसमें जीरो होगी, आप संतुष्ट नहीं होंगे उसमें, इस तरीके से। तो जो स्थानापन्न वस्तु है, यानी कि आपको वस्तु अगर ऐसी मिल रही है कि वो उससे चेंज हो सके, तो बात अलग है। अब जैसे आप मान लो आप जींस खरीदने गए, बट आपको दुकान वाले ने कहा कि भाई साहब जींस तो है नहीं, एक काम करो आप टी शर्ट ले जाओ, टी शर्ट बड़ी प्यारी प्यारी है हमारे पास। तो आप क्या करोगे, जी नहीं मुझे जींस ही चाहिए। तो आप उसे नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपकी संतुष्टि होगी नहीं उसमें, आपको तो जींस चाहिए। आपने कहा ब्लू जींस दे दो, आपको वो कहेगा नहीं ब्लू जींस तो नहीं है, ब्लैक जींस है, तो आप एक बार को ब्लैक जींस खरीद लोगे, बट आप टी शर्ट नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको जरूरत ही जींस की है। इस तरीके से कि जो स्थानापन्न वस्तु है, स्थानापन्न का मतलब होता है कि उसको चेंज कर दिया आपने, उसकी जगह उसको ला दिया। उपभोग की रुचि, आदत, स्वभाव, फैशन या आय में परिवर्तन। देखो आपको ना कभी कभी जो आपकी रुचि होती है, ठीक है, उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के लिए आवश्यकता की उपयुक्त परिस्थितियां समान है। उदाहरण के लिए एक निर्धन व्यक्ति के लिए टेलीविजन, अच्छा फर्नीचर बहुत उपयोगी नहीं होता, किंतु आय बढ़ जाने पर देखो। और बताऊं क्या बोल रहा है इसमें, अच्छा एक बात बताओ, अब आपके बोर्ड के एग्जाम है, ठीक है, अब आपके बोर्ड के एग्जाम है, तो अब फिलहाल आपका बेसिक कंसंट्रेट किस पर रहेगा, बुक्स पर रहेगा, पेन पर रहेगा, ठीक है, आप किस तरीके से जा सकते हैं उस पर रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो व्यक्ति की जो सिचुएशन चलती रहती है ना, उसी में वो रुचि रखता है। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, निर्धन मतलब जैसे कोई गरीब है ना, भाई पहली नीड जो बच्चों, देखो इंसान की जो बेसिक नीड होती है ना, वो रोटी कपड़ा और मकान होती है। जब उनके पास ही होंगे फिर वो आगे का सोचता है कुछ, ठीक है। देखो भाई कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, ठीक है, तो उसके लिए चाहे कोई कार है, ठीक है, तो वो उसके लिए उपयोगी नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्या उपयोगी है, वो एक मकान बनवाएगा, ठीक है, और सबसे पहले तो रोटी है। अगर उसे शाम की रोटी का ही बंदोबस्त नहीं होगा ना, तो उसके लिए दुनिया की सारी चीज खराब है, ठीक है। कोई उसे कार नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले किस चीज की जरूरत को कंप्लीट करेगा, अपनी अपनी रोटी को, अपनी रोटी लाएगा कहीं से, अपने खाने का बंदोबस्त करेगा। फिर उसने रोटी खा ली, खाना खा लिया, फिर वो क्या करेगा, कपड़े, मतलब कि और कपड़े, जैसे उसके गंदे कपड़े हो रहे हैं तो वो सोचेगा कपड़े का अरेंजमेंट करेगा। फिर फिर अपने रहने के लिए, यानी कि उसके लिए ये तीन चीज होगी इम्पोर्टेंट। फिर रोटी कपड़ा मकान, चलो थोड़ा सा और हम अपर लेवल पर सोचते हैं, उसके पास ही तीनों चीज है। अब क्या करेगा वो, स्कूल कह रही हूँ, जो बेसिक और जो चीजों से चाहिए होंगी, जैसे वो भाई मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोगों को ओवरऑल जो उनकी नीड की चीज होती है, जैसे किसी के पास यदि बाइक नहीं है तो उसे बाइक की उपयोगिता होगी, किसी के पास साइकिल भी नहीं होती, उसको साइकिल की, स्टूडेंट्स को मोस्टली साइकिल की जरूरत होती है। तो इस तरीके से जो हमारी हमारी रुचि, हमारी आदत, हमारा स्वभाव, हमारा फैशन, तो ये सब डिपेंड करता है हमारी संतुष्टि को बढ़ाने में, ठीक है। कोई व्यक्ति भूखा बैठा है, ठीक है, और आपने उसे कहा आज तुम्हें जैकेट दिलाऊंगा बहुत सुंदर सी, भले ही तुम गरीब हो पर मैं तुम्हें जैकेट दिलाऊंगा, अरे भाई उसे खाने की जरूरत है, उसकी जो नीड कंप्लीट होगी, उसे जो पुष्टि गुण मिलेगा, यानी कि
उसे जो संतुष्टि मिलेगी वो उसे तुम खाना खिला दो, चाहे उसे पिज्जा खिला दो, रोटी खिला दो, बर्गर खिला दो, कुछ भी खिला दो, उसकी जो प्रायोरिटी है वो रोटी है। ठीक है, ये है। 1% को यदि एक साइकिल वाला बंदा है और साइकिल वाले बंदे को तुम कह दो गाड़ी दूंगा मैं तुम्हें, वो मान जाएगा तुम्हारी। लेकिन यदि तुम किसी भूखे व्यक्ति को कहोगे आ जाओ तुम्हें गाड़ी दिलाऊंगा, भाई गाड़ी नहीं चाहिए उसे, उसे खाना चाहिए, पहले तुम उसे खाना दो। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारी आदत, स्वभाव, ये सब कुछ ना इम्पैक्ट डालता है कि वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए कितनी ज्यादा है उसके लिए। फिर हमारा उपभोक्ता की मानसिकता दशा ठीक रहनी चाहिए। देखो भाई, मादक वस्तुओं के सेवन से व्यक्ति की मानसिक दशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति रोटी खा रहा है, मान लिया छठी रोटी से उसे शून्य उपयोगिता मिलती है, परंतु इस रोटी के बाद वह मांग भी लेता है, तो इसकी मानसिकता दशा बदल जाएगी। उसे 7वीं व 8वीं रोटी खा लेने पर भी वह ऋणात्मक उपयोगिता अनुभव नहीं करेगा, बल्कि इन रोटियों से अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि प्राप्त करेगा। अच्छा ये बताऊं क्या सिचुएशन है। देखो भाई, रोटियां दी तुमने उसे, 5 रोटियां दे दी, बहुत बारीक बारीक सी रोटियां हैं और बड़ी बड़ी स्वादिष्ट लग रही है खाने में। ठीक है, मतलब कि बहुत टेस्टी रोटियां हैं। तो वो क्या करेगा, वो छठी रोटी भी ले लेगा, फिर भी वो छका नहीं, क्यों, रोटियां बारीक है। फिर वो 7वीं भी लेगा, क्यों, रोटियां बारीक है तो बढ़िया सीख रही हैं, ऊपर से जो सब्जी है वो भी बड़ी स्वादिष्ट बन रही है। तो कभी कभी ना जो हमारी मानसिक सिचुएशंस होती हैं वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ना व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति की वजह से भी ना चेंज होती रहती है। यदि मैं, चलो रोटियों की तरफ से नहीं, यदि मैं बात करूँ, कोई शराबी है, ठीक है, आप शराबी को कितनी भी शराब पिला लो वो संतुष्ट नहीं होगा, वो पीता ही रहेगा जब तक वो बेहोश नहीं हो जाएगा ना, बेहोश नहीं हो जाएगा, वो पीता ही रहेगा, पीता ही रहेगा। आप उसे कितनी भी शराब दे दो तो उसकी जो उसकी इनफैक्ट वो उठेगा फिर पिएगा, जब तक वो उठने की हिम्मत रखेगा ना वो पीने की भी रखेगा। इसी प्रकार होता है जो उपभोक्ता की मानसिक दशा है ना, वो भी ठीक रहनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि भाई मैं 5 रोटियों में छक गया हूँ तो बस, है ना, इस तरीके से। फिर होता है उपयोगिता ह्रास नियम केवल सुखमय स्थिति पर लागू होता है। वास्तव में तुष्टिगुण नियम केवल सुखमय आर्थिक दशा का नियम है, दुखी अवस्था में नियम लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति भूखा है और भूख के कारण उसकी जान निकली जा रही है, उसे उस रोटी दी, तो यदि उसे एक रोटी भी दी जाएगी तो दूसरी रोटी के लिए वही अधिक उतावला हो जाएगा, क्योंकि पहली रोटी ने उसकी भूख शांत न करने के स्थान पर बढ़ा दी है। देखो, यदि मैं बताऊं ना, भाई तुम्हें डेली खाना मिल रहा है, ठीक है, डेली खाना मिल रहा है, तुम्हें पता है दूसरी रोटी भी आएगी तुम्हारे पास, तीसरी रोटी भी आएगी, क्योंकि तुम अपने घर पे हो, तुम्हें ओवरलोड रोटी मिलेगी तो तुम आराम से उसे खा लोगे। बट कोई व्यक्ति है बिल्कुल निर्धन है, वो खाना खाया ही नहीं उसने 2-3 दिन से, तो तुम क्या करोगे, उसे एक रोटी दे दोगे। एक रोटी देने के बाद वो क्या करेगा, वो और ज्यादा एक्साइटेड होगा कि मुझे एक रोटी और दी जाए, यानी कि उसकी जो तुष्टि गुण है ना वो और भी ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। क्यों बढ़ गया, क्योंकि भाई वो भूखा बहुत ज्यादा था, तुमने उसे रोटी दी, उसकी भूख शांत नहीं हुई, उसकी और भी ज्यादा उतावला हो गया वस्तु को लेने के लिए। इस तरीके से होता है। बट यदि तुम्हें पता है तुम अपने घर पे हो तो कि तुम्हें पता ही है कि दूसरी रोटी होगी, तो तुम थोड़ा शांत हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें सिचुएशंस का पता है आगे भी रोटियां मिलेगी। बट इसके अपोजिट, यदि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आगे रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो बहुत ज्यादा भूखा है, तो आपने देखा होगा ना, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं, यदि आप उनको खाना देते हैं तो वो ना और बुरी तरह करते हैं और उतावले से होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भूखे होते हैं, उनको ना एक तरह से आशा नहीं होती कि सामने वाला बंदा मुझे फिर से देगा, इस तरीके से। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है। यदि सिचुएशन तुम्हारी सुख में है, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने घर पर होते हो, आप घर पे, यानी कि सुख में स्थिति है, सिचुएशन है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है, तो वहां पे तुष्टिगुण उपयोग होगा। लेकिन जब जस्ट अपोजिट बहुत ज्यादा भूखा है इंसान, गरीब है, उसके पास पैसे है ही, कई दिन में उसे खाना मिला है, तो उसकी उपयोगिता जो है और बढ़ेगी, वो तो और उतावला हो जाएगा रोटी लेने के लिए। तो ये यहाँ पे सिचुएशन आती है। ठीक है, तो यहाँ
अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूं उपयोगिता ह्रास नियम के जो अपवाद है यानी कि जो सीमाएं हैं, यानी कि ये ना जो मार्शल ने और चीजें बताई हैं, जो ये उपयोग मतलब कि जो ये रूल है ना, कहीं कहीं पे ना इसके ऊपर एक तरह से डिबेट है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वस्तु तो भाई ये नहीं कि एक टाइम पर आके तुम वो हो जाओगे, मतलब तुष्टि गुण तुम्हारा बिल्कुल माइनस हो जाएगा। इसके लिए डिबेट है। तो किस तरीके से है, क्या सीमाएं हैं इसकी? नामात्र का अपवाद तो दो दो भागों में विभाजित किया गया है, वास्तविक अपवाद। ठीक है, नामात्र के अपवाद में उपयोगिता ह्रास नियम के नामात्र के उपयोग नामात्र के जो नामात्र बोलते हैं एक तरह से काल्पनिक, जो सिर्फ नाम मात्र के हैं। ठीक है, वस्तु की इकाई बहुत छोटी होना, जब वस्तु की हानि सॉरी वस्तु की जाने वाली जब उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई बहुत छोटी होती है तो उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील नहीं होता है। यदि किसी वस्तु से किसी बहुत प्यासे व्यक्ति को एक बूंद पानी दिया जाए तो प्रत्येक अगली बूंद से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटने के स्थान पर बढ़ेगी, परंतु यह अपवाद वस्तु की इकाई की मात्रा उचित न होने के कारण सही नहीं है। देखो मैं बता रही हूँ क्या रूल है इसमें। जैसे आप भूख लगी है, आपको रोटी दी, बिल्कुल छोटी छोटी सी रोटी दे दी आपको, इस तरीके से छोटे छोटे से, कब तक खाओ जाओगे आप? बिल्कुल नाम मात्र की ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी रोटियां दे दी। तो भाई जितनी आपको रोटी मिलेगी ना, आपको तावलापन और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की जो मात्रा है वस्तु बहुत छोटी मात्रा में है। जैसे कोई व्यक्ति है प्यासा है, वो तुम्हें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बहुत दूर से आ रहे हो तुम, है ना, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तुम्हें, तो तुम्हें किसी ने एक बूंद पानी दे दिया तो तुम्हें और ज्यादा पानी पीने की लगेगी कि मुझे और दो, तुम उसमें संतुष्टि नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम्हें दे दी पूरी एक बोतल पीने के लिए तो तुम संतुष्ट होगे, लेकिन अगर किसी ने एक ही बूंद दी तो तुम चाहोगे और पानी चाहिए। तुम्हारी जो तुम्हारा उतावलापन है ना, एक तरह से जो तुम्हारी उपभोग करने की शक्ति है उसको और बढ़ा दी उसने। ठीक है, इस तरीके से ये इसका अपवाद है। नेक्स्ट है हमारा विचित्र एवं दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। विचित्र एवं दुर्लभ वस्तुओं की संग्रह घटने के बजाय बढ़ता जाता है। उदाहरण, कुछ व्यक्ति को विचित्र दुर्लभ तथा प्राचीन सिक्के, टिकट तथा महान व्यक्तियों के हस्ताक्षर संग्रह करने के, एक तरह से मैं बताऊं ना ये क्या नियम है। जैसे जैसे आपको शौक के ऊपर डिपेंड करते हैं आपका। जैसे आपको ना किसी वस्तु, कोई अलग सी चीजें हैं और उन्हें तुम्हें कलेक्ट करने की बहुत ज्यादा आदत है। ठीक है, जैसे कि यदि मैं बात करूं तुम्हारे, चलो तुम यूपी के बच्चे हैं ना, तुम्हारे उदाहरण में लेती हूँ, कंचे होते हैं ना जो मार्बल्स तुम खेलते हो जिनसे, उन्हें कलेक्ट करने की तुम्हें आदत है। तो तुम्हारे पास हो गए भाई पूरे 25 कंचे इकट्ठे। ठीक है, 25 कंचे हो गए तो तुम क्या करोगे? तुम नहीं कहोगे बस बहुत है अब नहीं मैं करूंगा, ऐसा नहीं है, तुम्हें और मिलेगा ना, तुम और कलेक्ट करोगे, बोतलें भर लोगे, तुम बाल्टियां भर लोगे। तो ये होता है ना किसी, और जैसे किसी को पुराने सिक्के इकट्ठे करने की आदत है ना, तो वो एक सिक्का लाएगा, उसे कहीं से भी मिल जाएंगे ना सिक्के, तो वो ढूंढता फिरेगा, मतलब वो ना संतुष्टि नहीं होगा भले उसके पास कितने भी सिक्के आ जाए। किसी के जैसे किसी की फोटो कलेक्ट करने की आदत होती है, किसी को बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है, हर किसी को ना अलग अलग उनका एक तरह से ना शौक होते हैं। तो जो शौक की वस्तु होती है ना, उस पर ये वाला ये वाला नियम काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो उसको और मिलेगा, वो और की इच्छा में होगा। इस तरीके से ये ना एक तरह से मैं बताऊं ना, ये ना बेसिक नीड पर काम करते हैं हमारा जो ये रूल है। नेक्स्ट है हमारा, शराबी को हर नए प्लान से अधिक तुष्टि गुण प्राप्त होता है। शराब के ऊपर तो मैंने आपको बताया था कि शराबी को आप कितनी भी शराब पिला लो, उसकी तो और इच्छा जागेगी, वो उससे संतुष्ट कभी नहीं होता है शराब से। वो गिर जाएगा, भूमि वो बेहोश हो जाएगा, बट फिर उठेगा, फिर पिएगा, इस तरीके से होता है ना यहाँ शराबी। फिर है उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। बदले यह कहा जाता है कि जब किसी वस्तु के उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाती है तो उसके बढ़ता हुआ तुष्टि गुण प्राप्त होता है। टेलीफोन के संबंध में यह कहा जाता है कि किसी शहर में उनकी संख्या जितनी अधिक बढ़ती जाती है उतना अधिक उनका प्रयोग करने वाले के लिए इसका तुष्टि गुण बढ़ जाता है। क्योंकि देखो मैं बताऊं ना कैसे है, जैसे वस्तु एक है और उसे उपयोग करने वाले बहुत सारे हैं, तो उस वस्तु का जो उपयोग है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें जैसे आपके घर में कोई एक फोन है, ठीक है,
देखो, यदि आप 5 सदस्य हो और पांचों के पास अलग अलग फोन है तो वो सीमित होगा उनका उपयोग। बट यदि आपके पास एक ही फोन है, पूरे घर मतलब पूरी फैमिली के पास एक ही फोन है, तो उस फोन का उपयोग बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही है और उसको यूज करने वाले बहुत सारे हैं। और यदि अपना सेपरेटली सबके पास पर्सनल फोन होगा तो उपयोग उसका कम होगा। इसी ये कहा है कि उपभोग की संख्या में वृद्धि होने पर। ठीक है, द्रव्य का मोड़। यह कहा जाता है कि धन के संचय पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। अच्छा, धन के संचय पर, धन, भाई साहब, धन तुम कितना भी कलेक्ट कर लो, तुम कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। तुम्हारी इच्छा रहेगी कि नहीं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आज तुम्हारे पास 200 रुपए और पापा ने कहा ले भाई 50 रुपए और ले ले, तो तुमने कहा नहीं पापा मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ अपने पैसों में। ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो धन होता है ना, उसकी लालसा और बढ़ती जाती है। इसमें धन हो गया आपका, गोल्ड हो गया, चांदी हो गई, है ना, जो हमारे डिजायर वाली वस्तु होती है, उसको यदि आप जितना उसको यूज करोगे ना, जितना आप उसको खरीदोगे, तो आपका मन करेगा और लेने का, और लेने का। ठीक है, इस तरीके से। फिर है हमारा दिखावटी की इच्छा। कुछ लोग दिखावट व सजावट पर अत्यधिक धन व्यय करते हैं। उन्हें शानदार कोठी, सुंदर वस्त्र, अच्छा फर्नीचर तथा अनोखी वस्तुओं पर अधिक धन व्यय करने से अधिक संतुष्टि गुण मिलता है। लेकिन यह अपवाद भी सही नहीं है, क्योंकि दिखावट की इच्छा आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तुम हो, अच्छा तुम्हें क्या आदत है, तुम्हें ना बहुत, अच्छा तुम्हें क्या है, तुम्हें ना काफी लड़कियों को भी होता है, लड़कों को बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनने की आदत होती है। और फिर जब तुम्हारे 2-4 दोस्त उस पर तारीफ कर दे, वाह जी वाह, तुम बहुत खुश हो जाते हो कि बहुत मजा आ गई आज तारीफ की। तो तुम क्या करोगे, तुम एक और इस तरह के कपड़े और लाओगे। तुम सोचोगे और सुंदर लगूंगी मैं, और सुंदर लगूंगा मैं, और मेरे दोस्त तारीफ करेंगे। तो कुछ चीजें होती हैं जो शौकीन की वस्तु होती है, जो दिखावटी लोग होते हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनको तो और दिखाना है, उनको सुंदर सुंदर कलर कराना है अपने 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 जैसे अपने घर पर, या अच्छा सा फर्नीचर रखवाना है, क्योंकि जब 4 लोग उनकी तारीफ करेंगे तो वो एकदम से इतराएंगे कि हाँ भाई मेरा ऐसा घर है। तो इस तरीके से जो दिखावटी लोग होते हैं ना, उनकी जो उन पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि वो कभी संतुष्टि नहीं होते। इस तरीके से। फिर है हमारा शक्ति स्नेह कभी कम नहीं होता। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में शक्ति स्नेह इतना अधिक होता है कि वे इसमें भी संतुष्ट नहीं होते। शक्ति में वृद्धि होने से उनका प्रबलता में वृद्धि होती है। वर्तमान राजनीतिक नेताओं में यह प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। सिकंदर और हिटलर शक्ति संचय में बड़ा प्रेम था, उन्हें बढ़ती हुई शक्ति, बढ़ता हुआ तुष्टि गुण प्राप्त होता था। लेकिन यह अपवाद भी सही नहीं है, क्योंकि यह प्रवृत्ति केवल असामान्य व्यक्तियों में ही पाई जाती है। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे नेता लोग हैं, ठीक है, उन्हें कभी किसी चीज में संतुष्टि मिलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक तरह से ना, वो अपने को दिखावा करना चाहते हैं, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहते हैं। जैसे हिटलर थे, है ना, जैसे सिकंदर था, उन्हें कभी भी संतुष्टि मिलती नहीं थी, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली हो जाए, कुछ भी, उन्हें और की ज्यादा इच्छा थी। यानी कि उनको और भी संतुष्टि, उन्हें तुष्टि गुण कभी मिलता ही नहीं था, तो उनकी जो संतुष्टि है उसकी कभी ह्रास हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको और चाहिए था। बट ये जो नियम होता है ना, ये इस तरह के व्यक्ति कोई कोई होता है, क्योंकि नेता, हर व्यक्ति तो नेता नहीं होता ना, हर व्यक्ति तो हिटलर नहीं होता ना, हर व्यक्ति तो सिकंदर नहीं होता ना। इसलिए जो नियम होता है ये लागू होता है, क्योंकि जो जो ये व्यक्ति तो पाया जाता है ना शक्ति स्नेह का, कि कभी कम ना हो हम, ईगो, ये सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाता। ठीक है। अच्छा, वास्तविक अपवाद यदि मैं बात करूं, इसमें है अच्छी पुस्तक तथा सरल कविता का पाठ। प्रोफेसर जटिंग का मत है कि प्रोफेसर जोटिंग का मत है कि कोई किसी सुंदर कविता अथवा पुस्तकों को बार बार पढ़ने तथा मधुर संगीत को बार बार सुनने से पहले की अपेक्षा अधिक तुष्टि गुण प्राप्त होता है। अतः यह उपयोगिता ह्रास नियम के एक वास्तविक अपवाद है। लेकिन आलोचक इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार कोई पुस्तक अथवा संगीत कितना ही मधुर तथा रोचक क्यों न हो, बार बार पढ़ने अथवा सुनने में मनुष्य का मन उब जाता है और फिर इनसे बढ़ा हुआ तुष्टि गुण प्राप्त नहीं होता। इसे ह्रासमान तुष्टि गुण नियम के अपवाद के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। ये बिल्कुल सही बात है। देखो एक बात बताऊं, प्रोफेसर टोजिंग थे जो, उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई कविता है
अगर कोई पुस्तक है या अगर कोई गाना है, अगर आप उसे बार बार सुन रहे हो ना, तो आपका मन करेगा कि एक बार और सुनो, एक बार और सुनो, एक बार और सुनो। तो उसमें ये नियम नहीं लगता है। बट कुछ इसके अपवादक थे, उन्होंने ये बोला, क्यों भाई, तुम एक गाना जरा 50 बार सुनो, फिर देखूंगे तुम कितनी बार सुनोगे। और ये रियल है। अगर आप नेहा कक्कड़, बब्बू मान, किसी भी व्यक्ति का गाना बार बार एक ही गाना बार बार सुन रहे हो, मतलब चलो भाई आपको ज्यादा ही पसंद है, ज्यादा ही आप उसके दीवाने हो, तो आप कितनी बार सुन लोगे उसे? 100 बार सुन लोगे। बट ये थोड़ा ही है कि बार बार सुनते ही रहोगे। लेकिन एक बात बताऊं, होता भी है, जैसे आपने आज ये गाना 50 बार सुन लिया और आप इसमें ऊब गए, बट अगर मैं 2 महीने बाद बात करूं, फिर आप उसे सुनोगे, है ना? तो कहीं ना ये नियम यहाँ पर लागू भी होता है और नहीं भी लागू होता है। यदि मैं एक दिन की थोड़ी कम समय की बात करूं, तो कम समय के लिए आप इससे ओके उब जाओगे आप। बट यदि मैं बात कर लूं किसी मोमेंट की, जैसे मान लो आपको कोई पर्टिकुलर गाना बहुत पसंद है, जैसे मैं बात करूं, आप एक गाना सुनते हो, तेरे हाथ में मेरा हाथ है, ये वाला आप गाना सुनते हो, है ना? आपको ये गाना पसंद है, आपने सुन लिया, बट आप इसमें बोर हो गए, है ना? बट यदि आप किसी शादी में गए, है ना, या चलो आपकी शादी है ना, बड़े खुश हो गए भाई, तुम्हारे बहन भाइयों की शादी है, वहां पे चलेगा ये गाना, तो वहां पे इसी गाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि ये गाना ना एक तरह से इसके एक कि भाई ये गाना यहाँ पर चलना ही चलना है, भले आप कितने बोर हो गए हो, वहां पे ये गाना यूजेबल है ही। ठीक है, यदि मैं बात करूं कम समय के लिए आप उब जाते हो, ठीक है, बट यदि बात करें 2 महीने बाद आपका फिर मन कर गया सुनने का, आप फिर उसे सुनोगे। तो जो गाने होते हैं, कविता होती है, एक तरह से ना बुक को ले सकते हो, बुक क्योंकि बुक बड़ी होती है, वो एक ही बार पढ़ी जाती है, बट गाने जो होते हैं ना, गाने में ये नियम एक तरह से हो नहीं होगा लागू, क्योंकि आप कम समय के, रोटी में भी नहीं होगा, यूं तो रोटी भी आप एक टाइम पर खा लोगे बहुत सारी, बट फिर आप थक जाओगे कि अब नहीं खानी मुझे, बट कभी ना कभी तो भूख लगेगी आपको, फिर लगेगी दोबारा, है ना? तो इसी तरीके से जो गाने होते हैं ना हमारे, मैं मानती हूँ मन उब जाता है ना? बट यदि आप उसे 2 महीने से बाद फिर से सुनोगे ना, फिर आपको ऐसे ही आपको रिफ्रेश कर देगा वो एकदम से ना, आपका माइंड इस तरीके से। फिर प्रत्येक वस्तु के भोग की प्रारंभिक अवस्था में वस्तु की नई इकाई से पहले की अपेक्षा अधिक तुष्टि गुण प्राप्त होता है। ये तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से होता है भाई। जैसे पहली रोटी खाई आपने, उसमें ज्यादा छक जाओगे आप, उसमें उसमें तो हम कहाँ पर थे भाई? हाँ, ये मैंने आपको बता दिया था कि जो उसकी वस्तु की इकाई होती है, यानी कि जो उसकी वस्तु की, जैसे उसने 5 वस्तु का निर्माण किया है, तो 5 की जो वस्तु होगी ना, उसकी सभी की जो कैपेसिटी होगी, जो उसके गुण होंगे वो सेम रहेंगे, तब आप उसमें संतुष्टि प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है? इस नियम की सहायता से भोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उन्हें ना पता चल जाता है, एक तरह से डिवाइड कर दिया है कि क्या चीज हमारे लिए कितनी उपयोगी है। इस तरीके से जैसे आटा और मैदा सेम सेम होता है, बट आप ना डेली मैदे का खाना नहीं खा सकते, रोटियां नहीं खा सकते, तो आपके लिए यहाँ पे आटा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको पता है वो हमें ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। ठीक है, उत्पादकों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनसे उसे पता चल गया कि जो भोक्ता है उनको ज्यादातर संतुष्टि किससे प्रदान होती है, तो वो जिससे प्रदान होती है उसी बिजनेस में अपना पैसा लगाएगा। ठीक है, धन को पुनः वितरण के लिए लाभ, पर वर्तमान प्रभावशाली सरकारें समाज में धन के पुनः वितरण पर अधिक बल देती है। यह तभी संभव है जबकि धनराशि वर्ग में धन का हस्तांतरण निर्धन वर्ग को कर दिया जाए। यानी कि एक तरह से ना, यदि हम वस्तु की मांग के ऊपर बात करें या वस्तु की उपयोगिता के ऊपर बात करें, तो इसने ना डिवाइड कर दिया है, समाज को बता दिया है गया है कि कौन सी वस्तु किसके लिए कितनी उपयोगी है। जैसे यदि मैं कार की बात करूं, यदि मैं देखो, अगर मैं सिंपल कार की बात करूं तो वो मिडिल क्लास वाले भी ले सकते हैं, यदि मैं साइकिल की बात करूं तो वो निर्धन वाले व्यक्ति भी ले सकते हैं, और मिडिल क्लास वो तो उनकी इच्छा पर है। लेकिन यदि मैं लग्जरीज कार की बात करूं, है ना, तो वो क्या आएगा, वो व्यक्ति लेगा, रिच व्यक्ति लेंगे वो। तो इसीलिए ये ना एक तरह से इसने ना इस स्तर को बांट दिया है, तो इससे सरकार को हेल्प मिलती है कि कौन व्यक्ति निर्धनता के एक तरह से ना निर्धन स्तर पर है, तो वह एक उसमें जो मुद्राओं का है उसी प्रकार से बंटवारा करते हैं ना, यानी कि जो उनको आर्थिक सहायता होती है, जितनी आर्थिक सहायता सरकार कर सकती है, इस तरह करती है कि निर्धन पक्ष में, धनवान से लेकर। फिर है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग को प्रोत्साहन
प्रदान करने के लिए, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की वस्तु होती है, जैसे यदि हम बेसिक नीड से अपने आगे जाएं तो हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, और जैसे जैसे भाई हमें जैसे हमें और वस्तुओं जैसे अच्छे अच्छे कपड़े कपड़े होते हैं सिंपल, ये हमारी बेसिक नीड है, पर उनको और यदि मॉडिफाई करो, बहुत सुंदर कपड़े लेने हैं भाई मेरे को, तो है ना, कपड़े हैं मेरे पर मेरे पास तो गाउन नहीं है, मैं तो गाउन लूंगी, है ना। तो ये क्या होती है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने में ना प्रोत्साहन देते हैं, यानी कि भाई मैंने किसी के पास पिंक कलर का बड़ा सुंदर सा गाउन देख लिया तो अब मैं उसे लूंगी, है ना। तो यानी कि लोगों की जो आवश्यकताएं होती है ना, उनको ना इच्छाओं को बढ़ाता है। तो ये विभिन्न वस्तुओं को एक तरह से विभिन्न वस्तुओं को क्रिएट करने में हेल्प कराता है। फिर वित्त मंत्री के लिए महत्व, वित्त मंत्री के लिए महत्व ये होता है क्योंकि वित्त मंत्री क्या करता है, बजट पेश करता है। तो बजट वो हमारे समाज में किस चीज की ज्यादा नीड है, किस चीज पर ज्यादा पैसा खर्च करना है, किस चीज के लिए उसको ज्यादा अधिक निवेश करना है, इस तरीके से किस चीज के लिए उसे ज्यादा फंड्स रखने हैं, तो वो वित्त मंत्री को इस चीज के लिए पता चलता है, तो उसके आधार पर वो अपना बजट तैयार करता है। ठीक है, ये इसके नियम है। अच्छा, कुल तुष्टिगुण, सीमांत तुष्टिगुण, ये अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। उपभोग की गई समस्त इकाइयों में से अंतिम इकाई जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत तुष्टिगुण। उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों के तुष्टिगुण के योग को कुल तुष्टिगुण कहते हैं। ठीक है, इनके योग को, और इसमें लास्ट वाली जो इकाई होती है इसका मूल्य निर्धारण में प्रमुख भूमिका रहती है, इसकी मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं रहती है। वस्तु का उपभोग बढ़ने के साथ साथ सीमांत तुष्टिगुण कम होता जाता है। इसमें उल्टा है, वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ साथ कुल तुष्टिगुण में वृद्धि होती जाती है। पूर्व संतुष्टि बिंदु आने पर शून्य हो जाती है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर यह अधिकतम होता है ना, इस तरीके से होती है। तो आज की क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। तो आगे हम जो करेंगे वो करेंगे हम आय, बचत एवं व्यय। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट थोड़ा बहुत इसमें से पूछा जाता है, जैसे आय क्या होती है, बस लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।